हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं दिलसाद सर आप सभी का यूट्यूब चैनल टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इतिहास का चैप्टर नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद, इटली के एकीकरण में काबूर और गैरीबाल्डी का योगदान। इससे पहले का जो हम लोग का लेक्चर था उसमें हम लोग इटली के एकीकरण में मेजिनी का योगदान पढ़ लिए थे। ठीक है ना। आइए आज यहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, दो इटली का एकीकरण जो था ना, उस इटली के एकीकरण में 3 व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। पहला मेजिनी, जिसे इटली के एकीकरण का मसीहा कहा गया है। दूसरा है काउंट काबूर, ठीक, इसका बहुत बड़ा रोल है। और तीसरा है गैरीबाल्डी। तो मेजिनी वाला पार्ट तो हम लोग कर लिए हैं। आज जो हम लोग करेंगे काउंट काबूर का योगदान पढ़ेंगे। ठीक। तो आओ समझना है हम लोग को कि इटली के एकीकरण में काबूर का योगदान। ये है हमारे काबूर साहब, ग्रेट पर्सनालिटी। एकदम इनका थॉट प्रोसेस क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तुम लोग थोड़ा रोतरू नहीं है, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मुझे करना क्या है। इनका मकसद था कि इटली का एकीकरण करना है। भैया इटली का एकीकरण करना है तो कैसे होगा, मुंह फुलाने से तो नहीं होगा। तो काउंट काबूर को बाबू इटली के एकीकरण का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। रियल में मुख्य शिल्पकार किसी को माना जाता है इटली के एकीकरण का, तो वो कौन है? काबूर। कौन है बाबू? काबूर साहब को। काउंट काबूर को इटली के एकीकरण का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। इनका कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मुझे इटली का एकीकरण करना है तो मुझे क्या चाहिए। तो इटली के एकीकरण के लिए ये 3 चीज एकदम जरूरी समझते थे। पहला तो आर्थिक उन्नति होना चाहिए, इकोनॉमिक पावर होना चाहिए। इकोनॉमिक पावर, अगर देश का इटली का आर्थिक उन्नति होगा तभी कुछ हो सकता है। तो इनका पहला कॉन्सेप्ट था कि भाई आर्थिक उन्नति होना चाहिए। दूसरा क्या? सैन्य शक्ति होना चाहिए, मिलिट्री पावर होना चाहिए, मिलिट्री पावर होना चाहिए। और तीसरा जो बाबू, विदेशी सहायता चाहिए। तीसरा कौन चाहिए? विदेशी सहायता चाहिए। इनका मानना था कि इटली के एकीकरण तभी संभव होगा जब आर्थिक उन्नति होगी, सैन्य शक्ति रहेगा, विदेशी सहायता मिलेगी तभी। ये विदेशी सहायता एकदम टिके हुए थे। आखिरकार इनको विदेशी सहायता क्यों चाहिए? तो आप लोग को पता होगा प्यारे बच्चों, जो लोग पिछला लेक्चर देखे हैं, कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया था। कौन था बाबू? ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया कभी भी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। तो ये ऑस्ट्रिया का जो हस्तक्षेप था ना, ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को खत्म करने के लिए, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को हटाने के लिए विदेशी सहायता को बहुत ही जरूरी समझते थे। कौन? काउंट काबूर। ठीक। तो अब इनका तो कंसेप्ट क्लियर था कि भैया इटली का एकीकरण होगा, किसके नेतृत्व में होगा? किसके नेतृत्व में इटली का एकीकरण होगा? तो ये देखिएगा, इटली का एकीकरण होगा सार्डिनिया पिडमाउंट के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में बाबू? सार्डिनिया पिडमाउंट के नेतृत्व में। काउंट काबूर साहब का मानना था कि इटली का एकीकरण होगा, किसके नेतृत्व में होगा? तो वो थे सार्डिनिया पिडमाउंट के नेतृत्व में होगा, जहां का राजा था विक्टर इमैनुअल। कौन था बाबू? विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा विक्टर इमैनुअल कहां का शासक था, तो विक्टर इमैनुअल था सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक। विक्टर इमैनुअल कहां का शासक था? तो विक्टर इमैनुअल था बाबू, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था। और उसी के नेतृत्व में यह चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। तो हुआ क्या प्यारे बच्चों, काबूर साहब को, ये जो काउंट काबूर है बाबू, ठीक है, काउंट काबूर, इनको 1852 में प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। कौन बनाता है? विक्टर इमैनुअल। कौन बनाता है बाबू? विक्टर इमैनुअल। ठीक है लाडले। विक्टर इमैनुअल ने विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को 1852 में प्रधानमंत्री बनाता है। ठीक। आइए, तो इनको तो चाहिए था, काउंट काबूर साहब को चाहिए था क्या? विदेशी सहायता।
और देखो, अगर किसी चीज को तुम पूरे शिद्दत से चाहते हो तो कभी ना कभी उसका मौका मिलता है, और मौका मिला। काउंट काबूर को विदेशी सहायता चाहिए था, उसका मौका मिला, ईश्वर ने दिया, और वो मौका था क्रीमिया का युद्ध। कौन सा मौका था बाबू? क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? 1854 में हुआ। क्रीमिया का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य प्लस ब्रिटेन प्लस फ्रांस। यानी क्रीमिया के युद्ध में एक तरफ थे ऑटोमन साम्राज्य, एक तरफ कौन थे? ऑटोमन साम्राज्य, ब्रिटेन जिसको हम लोग यूके कहते हैं, ठीक है, और एक तरफ था फ्रांस। कौन था बाबू? फ्रांस। दूसरी तरफ बनाम, दूसरी तरफ कौन था बाबू? रूस। कौन था बाबू? रूस। क्रीमिया का युद्ध शुरू होता है 1854 में। एक तरफ है ऑटोमन साम्राज्य, ब्रिटेन और फ्रांस, दूसरी तरफ है रूस। रूस चाहता था ना कि ब्लैक सी तक, काला सागर तक इसका क्या हो जाए? पहुंच हो जाए। उसी वजह से यह युद्ध शुरू हुआ, और इस युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर रूस को कूट दिया। किसको कूट दिया? रूस को। यानी किसकी हार हुई? रूस की हार हुई। तो जब ये युद्ध शुरू हुआ, जब ये युद्ध शुरू हुआ तो काउंट काबूर को क्या चाहिए था? विदेशी सहायता का मौका चाहिए था। तो फ्रांस ने किसी भी देश से मदद की गुहार नहीं लगाया था। फ्रांस जो था उसने किसी भी देश से यह नहीं बोला कि हम युद्ध करने जा रहे हैं, हमको सहायता करिए, हम अकेला पड़ गए, हमको सहायता करिए, ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी काउंट काबूर इतना चालाक आदमी था, काउंट काबूर इतना चालाक था, उसने बिना मदद मांगे ही अपना सहायता दे दिया। बोला कि हम फ्रांस के साथ हैं। हम किसके साथ हैं? फ्रांस के साथ हैं। काउंट काबूर क्या बोलता है? फ्रांस ने मदद की गुहार नहीं लगाई, इसके बावजूद भी काबूर बोला कि हम किसके साथ हैं? फ्रांस के साथ है। इसका फायदा काउंट काबूर को मिलेगा। इसका फायदा किसको मिलेगा? काउंट काबूर को मिलेगा। देखिए कैसे। काबूर ने अपना समर्थन फ्रांस को दे दिया। क्या फ्रांस ने मदद की गुहार लगाई थी? नहीं नहीं नहीं। ठीक है ना। तो अब इस युद्ध में तो रूस की हार हुई थी। रूस की हार हुई तो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, और पेरिस शांति सम्मेलन में काउंट काबूर को बुलाया गया। इस पेरिस शांति सम्मेलन में काउंट काबूर को बुलाया गया कि आप भी आइए, आप भी आइए इस शांति सम्मेलन में। अब देखो तो, देखो तो, बिना मदद का गुहार, बिना मदद का गुहार पे ये चला गया। किसने मदद नहीं मांगा था लेकिन फिर भी चला गया। उसका बेनिफिट क्या मिला? उसको पेरिस शांति सम्मेलन में बुलाया गया। ठीक है, किसको? काउंट काबूर को। अब देखो और क्या फायदा मिलेगा। ठीक, अब वहां पर क्या होगा बाबू? अब जब वो पेरिस के शांति सम्मेलन में जाएगा, कौन? काउंट काबूर, तो वो क्या करेगा? सब लोग तो बैठा है, तो वहां पे बोलेगा कि इटली में जो ऑस्ट्रिया है बाबू, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप सही नहीं है। इटली में जो ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप कर रही है बिल्कुल क्या है? सही नहीं है। उसको गैर कानूनी घोषित करवा दिया। गैर कानूनी घोषित करा दिया। बात को समझना। इटली में बार बार, इटली के एकीकरण में बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया। वो बार बार हस्तक्षेप करता था। तो पेरिस शांति सम्मेलन में उसने क्या किया, काउंट काबूर ने, कि इटली में जो ऑस्ट्रिया का बार बार हस्तक्षेप हो रहा था उसको क्या करा दिया? गैर कानूनी घोषित करा दिया। और जो इटली की समस्या थी, जो इटली की समस्या थी, उसको पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। यूरोप की समस्या बना दिया। यानी सारा यूरोप का ध्यान, सारा यूरोप का फोकस कहां लेकर चला गया? इटली पर लेकर चला गया। कौन? काउंट काबूर। देखो कितना चालाक आदमी है। फ्रांस ने मदद की, गुहार नहीं लगाई, फिर भी फ्रांस को मदद दिया। फ्रांस खुश होकर उसको पेरिस शांति सम्मेलन में बुलाता है, और पेरिस शांति सम्मेलन में सब लोगों से बोलता है कि देखिए भैया, हम लोग बड़े दुबले पतले कमजोर है, ऑस्ट्रिया जो बार बार आके हमको सताता है, मारता है, ठीक है ना, ये जो हस्तक्षेप कर रहा है वो गैर कानूनी है। और पूरे यूरोप का ध्यान, पूरे यूरोप का ध्यान कहां खींच लिया? इटली पे खींच लिया। यानी इटली की समस्या को किसकी समस्या बना दिया? पूरे यूरोप की समस्या बना दी एक झटके में। यह था काउंट काबूर। इतना चालाक आदमी, एकदम लोमड़ी की तरह चालाक आदमी था, समझदार व्यक्ति था, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर था, तुम लोग तरह नहीं था। चलो, तो अब फ्रांस का जो शासक था वो था नेपोलियन तृतीय। ये फ्रांस का शासक है। ये कहां का शासक है? फ्रांस का शासक है। तो फ्रांस का जो शासक है
वो है नेपोलियन तृतीय। उस नेपोलियन तृतीय से जो काउंट काबूर था उसने एक समझौता किया 1858 में। काउंट काबूर ने फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय के साथ 1858 में एक समझौता करता है। और उस समझौता में क्या डील होता है? बड़े भैया प्लीज, बड़े भैया आपको करना क्या है कि फ्रांस जो है ना ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देगा। यानी अगर कभी भी सार्डिनिया, पिडमाउंट और ऑस्ट्रिया के बीच कभी युद्ध होगा तो आप अपना सेना भेज दीजिएगा, प्लीज मेरे बड़े भैया, प्लीज भेज दीजिएगा। यह समझौता होता है क्या कि फ्रांस ऑस्ट्रिया खिलाफ, ठीक है, सार्डिनिया, पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देगा, मिलिट्री समर्थन देगा, अपनी सेना भेजेगा। पहला बात। दूसरा बात यह बोला गया कि जो उत्तर और मध्य इटली की रियासत है, अगर हम उनका एकीकरण करते हैं जनमत संग्रह के आधार पर, ठीक है, इस समझौता में दूसरा बात यह होता है कि उत्तर तथा मध्य इटली के जो रियासत है उनका जनमत संग्रह के आधार पर अगर हम उनको पिडमाउंट में मिलाएंगे, किस में मिलाएंगे? पिडमाउंट में, तो आप उसका विरोध मत करिएगा, आप उसका विरोध मत करिएगा, प्लीज मत करिएगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये डील होता है, ये डील हुआ। तो काउंट काबूर तो पहले से ही गणासा फाड़ तलवार तेज करके रखा है कि बेटा इस बार तुमको घोंपिए देंगे, आओ तुम, पहले ही समझौता करके रखा हुआ है। अब मौका के तलाश में कब युद्ध हो, किससे? ऑस्ट्रिया से। तभी ना मारेगा कूटेगा उसको, क्योंकि उसने तो फ्रांस से दोस्ती कर लिया, फ्रांस से समझौता कर लिया और बोला कि सैन्य समर्थन भेजिएगा, तलवार चोक करके, चाकू चोक करके तुम रखा हुआ है कि बेटा आओ अब युद्ध करेंगे, अथवा के घोंपिए देंगे तुमको। अब युद्ध के तलाश में है। किसके तलाश में है? युद्ध के तलाश में है। अब मौका मिल ही गया, अब मौका मिल ही गया, ठीक है। तो ये ध्यान देना पहले, ये देखो, ये थोड़ा ध्यान देना पहले, चीजों को समझना। ये देखो, ये है सार्डिनिया, पिडमाउंट, ठीक, ये है लोम्बार्डी और वेनेसिया। ये जो लोम्बार्डी और वेनेसिया है ये इटली का क्षेत्र है। बात को समझना, देखो देखो तो देखो, यहां है लोम्बार्डी और वेनेसिया। तो जो लोम्बार्डी और वेनेसिया है बाबू, लोम्बार्डी और वेनेसिया इटली का क्षेत्र है, लेकिन वो ऑस्ट्रिया के अधीन है। किसके अधीन है? ऑस्ट्रिया के अधीन है, ठीक। ये है लोम्बार्डी, ये है वेनेसिया, ऑस्ट्रिया के अधीन है, ठीक है बाबू। बात को समझना। तो देखो होता क्या है, वो तो पहले से तैयार था गणासा लेके कि बेटा इस बार तुमको तो कटवे करेंगे, छोड़ेंगे नहीं बेटा तुमको, ना छोड़ेंगे नहीं, आओ देखना। तो ऑस्ट्रिया बनाम पिडमाउंट सीमा संबंधी विवाद 1859-60 में शुरू हो जाता है। मौका मिल गया युद्ध का, युद्ध के तलाश में था, बेटा तुमको तो मरवे करेंगे एकदम। अब देखो, ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के बीच क्या होता है? सीमा संबंधी विवाद शुरू होता है। सीमा संबंधी विवाद शुरू होता है कब? 1859-60 में। और 1858 में समझौता करके रखा हुआ है। तब होता क्या है कि इटली के समर्थन में फ्रांस की सेना आती है। इटली के समर्थन में किसकी सेना आती है? फ्रांस के, ठीक है ना। परिणाम क्या निकलता है? परिणाम ये होता है ऑस्ट्रिया की हार होती है। किसकी हार होती है? ऑस्ट्रिया की हार होती है। और ये जो लोम्बार्डी, ये जो वेनेसिया है, लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का कब्जा हो गया, वेनेसिया पर उसका अधिकार हो गया। यानी लोम्बार्डी और वेनेसिया जीत लिया गया। लोम्बार्डी और वेनेसिया कौन जीत लिया? सार्डिनिया, पिडमाउंट, फ्रांस की सहायता से। लेकिन जब पहले जीता सब लोम्बार्डी, पहले कौन जीता? लोम्बार्डी। जब लोम्बार्डी पर इटली का कब्जा हुआ ना, क्योंकि लोम्बार्डी इटली का ही क्षेत्र था, लेकिन उस पर अधिकार किसका था? ऑस्ट्रिया का था। तो जब लोम्बार्डी पे कब्जा हुआ ना, तो जानते हो क्या होता है? इटली में एकदम राष्ट्रवाद का लहर दौड़ गया। अब ये जब राष्ट्रवाद का लहर दौड़ा ना बाबू, तो फ्रांस का जो शासक था नेपोलियन तृतीय घबरा गया, एकदम घबरा गया। अब वो सोच रहा था कैसे मैं युद्ध से अलग होऊं। तो जैसे ही वेनेसिया पर विजय हुआ, वेनेसिया पे विजय हुआ, ये जो वेनेसिया है इस पे विजय हुआ, तो उसने अपना माइंडसेट बदल दिया और बोला कि भैया हम युद्ध से वापस हट रहे हैं। कौन? नेपोलियन तृतीय अपनी सेना को वापस बुला लिया और बोला कि हम मध्यस्थता करेंगे। क्या करेंगे? मध्यस्थता करेंगे। किसके किसके बीच में? तो सार्डिनिया, पिडमाउंट और ऑस्ट्रिया के बीच मध्यस्थता करेंगे। देख रहे हो काहे मध्यस्थता कर रहा है? क्योंकि घबरा गया, राष्ट्रवाद इतना बढ़ गया था कि घबरा गया था। घबराने को ऐसे बोला कि हम मध्यस्थता करेंगे, दोनों के बीच में मध्यस्थता करेंगे। आओ देखना। तो इटली में राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हो रहा था। नेपोलियन तृतीय युद्ध से अलग हो गया और बोला क्या कि हम क्या करेंगे? मध्यस्थता करेंगे। क्या करेंगे? मध्यस्थता। किसके बीच में? ठीक है, तो ऑस्ट्रिया मध्यस्थता करेंगे। किसके बीच में? ऑस्ट्रिया,
ठीक है, और सार्डिनिया पिडमाउंट, और सार्डिनिया पिडमाउंट, पिडमाउंट, ठीक है बाबू। तो क्या माना गया, लोमबार्डी और वेनेसिया, लोमबार्डी और वेनेसिया इटली का क्षेत्र था, लेकिन इस पे कब्जा किसका था, ऑस्ट्रिया का। ध्यान देना इस बात पे। तो लोमबार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार माना गया। बोला गया कि आज के बाद से लोमबार्डी किसका रहेगा, इटली का रहेगा, ठीक है, मतलब जो पिडमाउंट है उसका रहेगा। और जो वेनेसिया है, ठीक है, हालांकि वेनेसिया जीत लिया गया था, लेकिन फिर भी वेनेसिया पे किसका अधिकार को माना गया, ऑस्ट्रिया का अधिकार को माना गया। तो चलिए, पहले लोमबार्डी और वेनेसिया ऑस्ट्रिया के हाथ में था, तो एटलीस्ट उसके हाथ से एक चीज तो छीन लिए। कौन छीन लिए, लोमबार्डी। बचा कौन, वेनेसिया, बाद में वो भी ले लेंगे। तो इस तरह क्या हुआ, जब लोमबार्डी ले लिया गया तो परिणाम क्या हुआ कि इटली एक बड़ा राज्य बना, इटली एक राज्य बना। लेकिन अभी भी मध्य और उत्तरी इटली का एकीकरण पूरा नहीं हुआ, क्योंकि केवल कौन मिला हमको, लोमबार्डी ना मिला जी, लोमबार्डी ना मिला। क्लियर। चलिए अब देखिएगा, तो अभी तो इटली का एकीकरण पूरा नहीं हुआ। काउंट काबूर तो इस मतलब ताक में बैठा हुआ है, इस फिराक में बैठा हुआ कि मुझे भैया इटली का एकीकरण करना है। और वो देखो तो अभी तक जितना भी उसको सफलता मिली, किसकी वजह से मिली, फ्रांस के समर्थन की वजह से मिली। तो तुम बताओ, क्या वो फ्रांस के समर्थन को हासिल दोबारा करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, चाहेगा। तो अब देखो क्या बोलता है, क्या कहता है, कहता है कि भैया फ्रांस, भैया फ्रांस, आप एक काम कर लीजिए, ठीक है, इटली में एक जगह है सेवाय, एक प्रदेश है सेवाय, ठीक है ना। अब वो लालच देगा किसको, फ्रांस को, कि फ्रांस भैया हम आपको अपना सेवाय प्रदेश दे रहे हैं। काउंट काबूर फ्रांस को लोभ दे रहा है, किसका, सेवाय प्रदेश का, कि हम आपको इसको आपको देंगे, लेकिन आपको करना क्या है, ठीक है, कि जब भी ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट युद्ध होगा तो आप न्यूट्रल रहिएगा। करेगा न्यूट्रल, मतलब क्या, बात समझो। क्योंकि अभी तक इटली का एकीकरण पूरा नहीं हुआ था, ठीक है, तो इटली के एकीकरण को पूरा करने के लिए वो विदेशी सहायता को जरूरी समझता था, और फ्रांस का समर्थन उसको हर हाल में चाहिए था। तो फ्रांस के समर्थन की वजह से लोमबार्डी पे कब्जा हुआ था, लेकिन इटली का एकीकरण पूरा नहीं हुआ था। तो अब ये क्या कह रहा है कि कैसे किया जाए कि फिर से फ्रांस हमारे पक्ष में रहे, नहीं तो एटलीस्ट न्यूट्रल रहे। तो इटली का एक प्रदेश है सेवाय, उसका लोभ दे रहा है, क्या दे रहा है, लालच दे रहा है। क्या दे रहा है, लालच, कि हम आपको ये देंगे, शर्त यही है कि ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में जब युद्ध होगा तो आप न्यूट्रल रहिएगा, अकेला बैठ के लड़ाई देखिएगा और चाय पीजिएगा और मजा लीजिएगा, ठीक है, न्यूट्रल रहिएगा, कूद मतलब उतरिएगा मत। अगर मेरे तरफ से नहीं तो उसके पक्ष में भी आपको उतरना नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल रहिएगा, ठीक है। और दूसरा क्या, कि इटली का राज्य जो है, बाकी राज्य अगर उनका पिडमाउंट में विलय होगा तो आप विरोध मत करिएगा, विरोध मत करिएगा। ये दो बात तय होता है, ये दो बात तय होता है, ठीक ना, ये दो बात तय होता है। कब, काउंट काबूर फ्रांस को सेवाय प्रदेश का लोभ देकर ऑस्ट्रिया पिडमाउंट युद्ध में बोलता है कि आप न्यूट्रल रहिएगा, चाय पीजिएगा। और दूसरा ये कि इटली के जो बाकी अन्य राज्य है, अगर मैं उसका पिडमाउंट में विलय करूंगा तो आप विरोध नहीं करिएगा। तो उसने बोला ठीक है, एक शर्त रख रहा हूं, क्योंकि उस समय फ्रांस का शासक कौन था, नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन तृतीय बोला ठीक है, एक शर्त है, शर्त यह है जनमत संग्रह। कौन है, अगर तुम इटली के जो बाकी रियासतें हैं, जो बाकी क्षेत्र है, उनको जनमत संग्रह के आधार पर एकीकरण कराते हो तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरह क्या हुआ, अब जब ये लालच दे दिया तो उससे क्या हुआ कि 1860 और 61 तक रोम को छोड़कर, किसको छोड़ के बाबू, किसको छोड़ के, रोम को, रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली के सभी रियासतों को मिला लिया गया। सोच लो, रोम, ये डायग्राम देखो पहले, मैप देखो, मैप देखो पहले, तब तुम लोग को समझ में आएगा। देखो, देखना सब, ये सब, ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला उत्तर और मध्य इटली, और मध्य इटली का एकीकरण हो गया। ये जो है ना रोम, रोम का क्षेत्र, इसको छोड़ के, इसको छोड़ के, और ये दक्षिणी इटली है, इसको छोड़ के अभी ऊपर वाले पार्ट का एकीकरण हुआ है। किसका एकीकरण हुआ है, ऊपर वाले पार्ट का एकीकरण हुआ है, और रोम को छोड़ के, किसको छोड़ के, रोम को, ठीक है लाडलो। तो हमने यहां तक देखा क्या, कि उत्तर और मध्य इटली का एकीकरण कैसे हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब तो अगर प्रश्न पूछ दे आपसे, क्वेश्चन पूछ दे कि इटली के एकीकरण में कावूर का योगदान क्या था, और आएगा भी, देख लेना ये आएगा,
पूछेगा कि इटली के एकीकरण में मेजिनी का योगदान को लिखे या इटली के एकीकरण में काउंट काबूर का योगदान को लिखे। ठीक है, तो देखो इटली के एकीकरण में काबूर का योगदान क्या था। तो देखो इटली के एकीकरण का मुख्य शिल्पकार किसको माना जाता है? काउंट काबूर को माना जाता है। किसको माना जाता है? काउंट काबूर को। ठीक है, रियल में शिल्पकार कोई था तो वो था काउंट काबूर। क्यों? क्योंकि उसने सार्डिनिया पिडमाउंट का प्रधानमंत्री बनकर उसने इटली के एकीकरण का नेतृत्व किया। जब सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक विक्टर इमैनुअल ने 1852 में उसको प्रधानमंत्री बनाया, उसके बाद ही उसने इटली के एकीकरण का नेतृत्व किया। उसने क्या किया था? तो नेपोलियन तृतीय के साथ मित्रता की और ऑस्ट्रिया के खिलाफ सहायता लिया। 1859-60 में मारा भी, 1858 में समझौता किया था। ठीक, और 59 के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराकर लोम्बार्डी को इटली में मिलाया था, जो मैं अभी समझाया हूं। ठीक, और अपनी कूटनीति से इटली के कई राज्यों को एकजुट किया था और उसके प्रयासों से ही 1861 में इटली क्या बना? राष्ट्र बना। इतना लिख दोगे काम बन जाएगा। तो हमने यहां तक अभी जो देखा वो काउंट काबूर का योगदान को देखा। किसका योगदान को देखा? काउंट काबूर को। अभी देखो उत्तर और मध्य इटली का एकीकरण हुआ है, दक्षिण इटली बचा हुआ है। तो अब हम लोग चलेंगे दक्षिण इटली का एकीकरण। तो देखो बात को समझना, अगर ये मैप थोड़ा बड़ा हो जाए तो मजा आ जाए। हाँ, ये देखो बहुत बढ़िया लाडलो, ये देखो, ये देखो, ये नेपल्स और ये सिसिली, यही है तुम्हारा दक्षिण इटली। ये है तुम्हारा रोम। ये तो हो गया, इसका हम लोग कर लिए। ये उत्तर और मध्य इटली का एकीकरण कर लिए। हम लोग चल रहे नेपल्स और सिसिली यानी दक्षिण इटली के तरफ। किसके बाबू? दक्षिण इटली के तरफ। ये अपना ऑस्ट्रिया है, ये अपना फ्रांस है। देख लो क्यों क्यों सार्डिनिया पिडमाउंट का राजा फ्रांस का समर्थन चाहता है। देखो एकदम बगल में ही, एकदम क्या है? बगल में ही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखना, तो लाडलो अब हम लोग किधर चल रहे हैं? दक्षिण इटली। कौन सा बाबू? दक्षिण इटली। तो देखना, याद रखना, दक्षिण इटली क्या है लाडलो? दक्षिण इटली के एकीकरण का श्रेय गैरिबाल्डी को जाता है। यानी गैरिबाल्डी जो है वो दक्षिण इटली का एकीकरण करेंगे। किसका बाबू? दक्षिण इटली का। ठीक है, साउथ इटली का एकीकरण करेंगे। कौन? गैरिबाल्डी। इनका जन्म 1807 में हुआ था। कहां हुआ था? तो नीस में हुआ था। गैरिबाल्डी ये है भाई महान आदमी, महान आत्मा। नमन है ऐसे आत्मा को, महान आत्मा एकदम। ऐसे लीडर की जरूरत है देश को, गैरिबाल्डी की तरह। गैरिबाल्डी बाबू, गैरिबाल्डी का जन्म 1807 में होता है। कहां होता है? नीस में होता है। इन्हें इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। गैरिबाल्डी को ना इटली के एकीकरण के तलवार कहा जाता है। ठीक है बाबू, ये पेशे से नाविक थे। ठीक है ना, गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। और ये कौन से इटली का एकीकरण करना चाहते थे? दक्षिण इटली का एकीकरण करना चाहते थे। और इनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर था कि एकीकरण एक ही शर्त पे हो सकता है, और वो है सशस्त्र क्रांति से। बिना खून बहाए, बिना ब्लड बहाए कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, देयर इज नो बर्थ विदाउट ब्लड, देयर इज नो बर्थ विदाउट ब्लड। याद रखना, जब तक खून नहीं बहेगा एकीकरण संपन्न नहीं होगा। तो सशस्त्र क्रांति के आधार पे इसलिए उन्होंने एक लाल कुर्ती सेना बनाई। कौन कुर्ती सेना बनाई? लाल कुर्ती सेना बनाई। कौन? गैरिबाल्डी। कौन बाबू? गैरिबाल्डी। आगे बढ़ते हैं। तो बात को समझना सब। मैंने आपको मैप दिखाया ना, मैप दिखा के आपको बताया ना कि जो दक्षिण इटली है उसमें कौन थे? सिसिली और नेपल्स के प्रदेश थे। दक्षिण इटली में कौन थे? सिसिली और नेपल्स के प्रदेश थे। कौन थे बाबू? सिसिली और नेपल्स के प्रदेश थे। देखो जो दक्षिण इटली है, कौन है बाबू? दक्षिण इटली। उस दक्षिण इटली में कौन थे? सिसिली और नेपल्स के प्रदेश थे। तो उसने क्या किया? अपनी सेना की मदद से सिसिली और नेपल्स पे आक्रमण किया। ठीक, वहां पर जानते हो बुर्बो राजवंश का शासन चलता था। किसका शासन चलता था? बुर्बो राजवंश का शासन चलता था। कहां? दक्षिण इटली में। तो सिसिली और नेपल्स पर उसने आक्रमण किया। किसने? गैरिबाल्डी ने। और वहां पर गणतंत्र की स्थापना की। किसकी स्थापना की? गणतंत्र की स्थापना की। ठीक, तो जब सिसिली और नेपल्स यानी दक्षिण इटली के जो प्रदेश थे उस पर अपना एक अधिकार कर लिया, वहां गणतंत्र की स्थापना कर लिया, तो अगला टारगेट बताओ कौन बचा हुआ है? रोम। मैंने बताया ना उत्तर और मध्य इटली का एकीकरण हुआ था रोम को छोड़ के।
तो गैरिबाल्डी अब योजना बनाता है, प्लान बनाता है 1862 में कि गैरिबाल्डी जो है रोम पर आक्रमण का योजना बनाता है, रोम पर। ठीक है बाबू, पूरे ईसाई दुनिया का धार्मिक केंद्र है रोम, वहीं पे पोप रहते थे। अब इस बात से काउंट कावूर नाराज हो गया। इस बात से क्या हो गया? काउंट कावूर नाराज हो गया। कावूर ने इस बात का विरोध किया कि नहीं, आपको रोम पे आक्रमण नहीं करना है, ठीक। और रोम की रक्षा की उसने सेना भेज दिया। कौन? कावूर ने। लेकिन इसी दौरान काउंट कावूर और गैरिबाल्डी की मुलाकात होती है, और मुलाकात होती है तो दोनों आपस में समझौता किए, बातचीत किए। गैरिबाल्डी ने इस योजना को त्याग दिया कि नहीं, हम रोम पे आक्रमण अब नहीं करेंगे। रोम पे आक्रमण का प्लान क्या कर दिया? चेंज कर दिया। कौन? गैरिबाल्डी। तो अब जो दक्षिण इटली का जो जीता गया क्षेत्र था, उसने बिना संधि के विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये मैंने जीता है सिसिली और नेपल्स, ये जो दक्षिण इटली है अब मैं आपको देता हूं, आप इसको संभालिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जानते हो गैरिबाल्डी को ना विक्टर इमैनुअल ने ऑफर दिया था कि आप यहां का शासक बनिए, ठीक है, दक्षिण इटली का क्या बनिए, आप शासक बनिए। उसने उस ऑफर को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। बोला कि नहीं, मुझे सत्ता का लोभ नहीं है, मुझे सत्ता का लालच नहीं है, मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मैं देश की सेवा करना चाहता हूं तन मन धन से। गैरिबाल्डी क्या करता? अपनी पूरी संपत्ति राष्ट्र को त्याग दिया। गैरिबाल्डी अपनी पूरी संपत्ति देश को दे दिया, पूरी संपत्ति देश को दे दिया, और किसान का जीवन जीने लगा। किसका जीवन जीने लगा? बताओ। ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे नेता होते हैं। ये ना लोग देश को लीड करेगा, जिसको संपत्ति का लालच नहीं है वही ना देश को लीड करेगा। एक तो हमारे यहां पे संपत्तियां लूट लेते हैं। सोचो, हमारे भारत में जो लाला लाजपत राय थे, इनसे इतना प्रभावित हुए थे गैरिबाल्डी से कि इन पे एक किताब लिखी, इनकी जीवनी लिखी है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि किसने गैरिबाल्डी पर जीवनी लिखी है, तो लाला लाजपत राय ने इन पे जीवनी लिखी है। किस पे? गैरिबाल्डी पे। आइए आगे देखते हैं। तो अगर प्रश्न पूछ दे कि इटली का एकीकरण में गैरिबाल्डी का क्या योगदान था, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का क्या योगदान था, तो देखना, गैरिबाल्डी एक महान क्रांतिकारी और देशभक्त थे। उन्होंने 1860 में लाल कुर्ती सेना का नेतृत्व किया और दक्षिण इटली के जो सिसिली और नेपल्स के प्रदेश थे उस पर विजय प्राप्त की, और जीते हुए क्षेत्र को विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, और अपने जितना भी संपत्ति था सब राष्ट्र को समर्पित कर दिया, और किसान का जीवन जीने लगे। इन्हीं के प्रयासों से इटली का एकीकरण का मार्ग आसान हुआ। इतना लिख देंगे, आपका मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। लेकिन ध्यान रखना, रोम बचा हुआ है, रोम बचा हुआ है। तो आओ देखो, अब एकीकरण का अंतिम चरण जानते हो, खुद विक्टर इमैनुअल संभालेगा। एकीकरण का जो अंतिम चरण है वो खुद कौन संभालेगा? विक्टर इमैनुअल। काहे? देखना, 1870-71 में फ्रांस और प्रसा में युद्ध होता है। 1870-71 में फ्रांस और प्रसा में क्या होता है? युद्ध। और फ्रांस नो जो रोम है ना, रोम की प्रोटेक्शन के लिए अपने सेना पहले से भेजा हुआ था, लेकिन जब युद्ध होता है ना तब फ्रांस अपनी सेना को वापस बुला लिया। और जैसे ही फ्रांस ने अपनी सेना को वापस बुला लिया, विक्टर इमैनुअल को मौका मिला कि यही मौका है रोम को मिलाने का, ठीक है। अब जैसे ही सेना को फ्रांस ने वापस बुलाया ना, तो जो पोप था ना, वो पोप रोम को छोड़कर जो वेटिकन सिटी है, फ्रांस ने सेना वापस बुला ली, पोप जो थे वो वेटिकन सिटी के किले में अपने आप को बंद कर लिए। तो बंद कर लिए तो सिर्फ वेटिकन सिटी किला था ना, उसको छोड़कर पूरा रोम का विक्टर इमैनुअल ने पोप के जो राजमहल था, कौन? वेटिकन सिटी का महल था, किला था, उसको छोड़कर पूरे रोम को इटली में मिला लिया। इस तरह देखोगे तो आज भी वेटिकन सिटी एक नया देश, एकदम छोटा देश है, दुनिया का सबसे छोटा देश है, छोटा सा देश है, ठीक है। केवल उसी को छोड़कर पूरा रोम को इटली में मिला लिया गया, और इस तरह इटली का एकीकरण पूरा हो गया। तो 1871 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। 1871 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। तो मेरे लाडलो, आज का जो लेक्चर था इसमें हमने केवल इटली के एकीकरण को पूरा किया है। अब अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग जर्मनी के एकीकरण को पूरा करेंगे, ठीक है मेरे लाडलो। जय हिंद।